नमस्कार, मेरा नाम है विप्लवसी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत ही खास मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लगातार जानते हैं मैट्रिमोनियल लॉस को लेकर जो लगातार उनके दुरुपयोग हो रहे हैं, उस पर हमने बहुत से वीडियो बनाए। आप लगातार लीगल रिपोर्टर पे देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी और कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर आई, जब करीब 33 साल के बाद नेशनल मेंस कमीशन 2025 बिल संसद में पेश किया गया और पूरी पुरजोर से इस बिल को लाने की तैयारी की गई। उसमें तमाम तरह के प्रोविजन हुए जो दुरुपयोगों को रोकते हैं। इस तरह के मामलों में किस तरह के दुरुपयोग हो रहे हैं उनको रोका जाएगा, उसको लेकर यह बिल लाया गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस बिल लाने के साथ ही जो एक बड़ी खबर इसके साथ जुड़ती है वो ये है कि एक सर्वे जो फाइनेंस मैगजीन है उसने एक सर्वे किया और सर्वे में चौंकाने वाले यानी कि हैरान करने वाले तथ्य आए हैं, जिसमें बताते हैं कि 42% जो पुरुष है वो मेंटेनेंस एलिमनी देने के नाम पर कर्जे में डूब चुका है। और इसी सर्वे रिपोर्ट ने बताया कि 28% ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो मेंटेनेंस तो मांग रही है लेकिन आदमी की नेटवर्थ के ऊपर मांग रही है, यानी कि उसके पास पैसा ही नहीं है। और इसी तरह के चौंकाने वाले तथ्य हैं। तो इस तरह के मामलों में लेकर आज हम डॉक्टर एपी सिंह साहब से जानेंगे कि ये जो लगातार डॉक्टर एपी सिंह साहब बात करते थे कि लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, तो आज उसका एक बड़ा रीजन भी पीछे से सामने आया जब एक फाइनेंस मैगजीन ने यह बताया कि बहुत लोग कर्जे में डूब गए हैं क्योंकि वो एलिमनी और मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। एक तो आपको सबसे पहले बधाई, क्योंकि मेन कमीशन को लेकर सबसे सजग आवाज जंतर मंतर से भी आपने उठाई थी और बेहतर बात कही थी वो आप केवल थे। तो मेन कमीशन आना और उसके पीछे की ये जो फाइनेंस मैगजीन ने निकाला है कि डेट पे लोग चले जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को भी बधाई, जिन्होंने समय समय पर पुरुषों की आवाज को उठाया और देश की बड़ी पंचायत लोकसभा में भी सांसदों को भी और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को भी बधाई कि वो इस 6 दिसंबर को आए हुए मेंस कमीशन के बिल के लिए पुरजोर कार्य करें, क्योंकि ये किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है। ये बिल जो बनेगा, कमीशन बनेगा, मेन कमीशन, ये किसी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए नहीं है। ये गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक इस देश के उन तमाम दुखिहारे पुरुषों के लिए है जो सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय में है, हर प्रोफेशन में है। और इसीलिए मैं लगातार कहता रहा हूं, 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। जितनी देर में आपका इंटरव्यू पूरा होगा, ये डिबेट होगी, उतनी देर में भी कोई ना कोई पुरुष कहीं हमारे देश का आत्महत्या या मारा जा चुका होगा। आत्महत्या दिखाते हैं, कई बार मृत्यु को भी, मौत को भी, मर्डर को भी आत्महत्या दिखा दी जाती है, क्योंकि पारिवारिक मामला होता है, पति से जुड़ा मामला होता है, पत्नी से जुड़ा मामला होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मामला जुड़ा होता है, लिव इन में रहने का मामला जुड़ा होता है। इसलिए लगातार इस तरह की बातें आती हैं और इसीलिए 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। और वो आत्महत्या करने वाले केवल किसी एक वर्ग के नहीं, किसी एक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं, थल सेना के अधिकारी, जल सेना के अधिकारी, वायु सेना के अधिकारी, CISF, CRPF, BSF, रैपिड एक्शन फोर्स, विभिन्न राज्यों की पुलिस, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिल्ली में आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री में लेटे हनुमान जी का मंदिर, वहां दिव्य कुंभ महाकुंभ से ठीक थोड़े दिन पहले, जब इतना अवसर भव्य देखना था, उन्हें आयोजन में शामिल होना था, उससे पहले उन्हें आत्महत्या कर ली और उनका दबाव दिया गया और उनका मुलजिम अभी भी जेल में है। तो इस तरह से लगातार मानव शर्मा आगरा का किस तरह से उसे आत्महत्या करने के लिए उसकी पत्नी ने मुंबई से आके अपने मायके में आई, आगरा के पास में, और वहां से पूरी रात उसे टॉर्चर किया
पूरी रात उसको फिजिकली और फाइनेंशियली मेंटली सबसे ज्यादा हरेसमेंट किया और उसका अंत ये हुआ कि सुबह वो मृत पाया गया, लटका पाया गया। आर्मी ऑफिसर का इकलौता बेटा, अपनी बहन का इकलौता भाई, हर तरह से संपन्न, हर तरह से मजबूत, योग्यता में, शारीरिक बल में, सब में, लेकिन उसको एक महिला, उसकी पत्नी उसे खा गई। अब उस बहन को दोबारा कभी भाई नहीं मिलेगा, उस पिता को कभी कोई बेटा नहीं मिलेगा। वो जिंदा लाश बन के मुकदमे लड़ता रहेगा, चाहे आगरा ट्रायल कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। बेंगलुरु का आपने देखा 1 घंटा 20 मिनट बोलता रहा, कोई संगठन सामने नहीं आया, कोई शासन सामने नहीं आया, कोई प्रशासन सामने नहीं आया, कोई सरकार नहीं सामने आई, कोई न्यूज चैनल नहीं आया। इस पेस का सुसाइड नोट ये अपने को दर्शाता है कितना डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरठ में आपने देखा सांप को डाला गया, मार के सांप डाल दिया गया। पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने कह दिया ये सांप ने नहीं काटा है, ये आपके घर की नागिन ने मारा है। समझिए, नीला ड्रम बदनाम हो गया। शिलांग की घटना, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई और लगातार, और इससे प्रतिदिन होती हैं, हर दिन होती हैं। वो रिपोर्टेड नहीं हो पाती, मीडिया में नहीं पहुंच पाती, लोगों में नहीं पहुंच पाती। हर दिन लोग, पुरुष मर रहे हैं, और उस मरने से केवल पुरुष ही नहीं मर रहा, उस घर की, उस बेटे की मां मरती है, उसकी चाची जीवन भर मरती है, उसकी बहन मरती है, मौसी मरती है, भाभी मरती है, भांजी मरती है। जितनी महिलाएं हैं पुरुष से जुड़ी हुई, सब महिलाएं पूरे जीवन भर दुखी रहती हैं। ये दुरुपयोग हो रहा है महिला कानूनों का, ये मिसयूज है, और जिसकी वजह से रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट आई तो कम से कम तथ्यात्मक चीजें सामने आई हैं। मैं वर्षों से कहता रहा हूं इस देश में अगर पुरुष महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है, तो पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट पुरुष के लिए, पुरुष की आइडेंटिटी भी छिपाई है, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाती है, पुरुष की नहीं छिपाई जाती है। ये विभेदीकरण है। पहले हमने नारा दिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन अब हमें ये कहना पड़ेगा बेटा बेटी एक समान, कहता है हमारा संविधान, कहता है हमारा कानून। ये हमें करना पड़ेगा जीवन में, नहीं कितने लोग इस तरह से मरते रहेंगे, कितने लोग आत्महत्या करते रहेंगे, कितने लोगों के जीवन और परिवार बर्बाद होते रहेंगे। और ये सब आंकड़े सामने आ रहे हैं अब लोगों के सामने, और उसमें बहुत बड़े लोग, धनाढ्य लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। इसका किसी धनबल से, पैसे, जनबल, बाहुबल से नहीं मतलब है। बड़े बड़े अमीरों के यहाँ ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े छोटे छोटे गरीबों के यहाँ हो रहा है, और लगातार इस तरह का बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के झूठे केस, पॉक्सो के झूठे केस, रेप के झूठे केस, लड़ाई झगड़ा पड़ोस में गाड़ी को लेके है, पार्किंग को लेके है, लेन देन चेक का 138 का मामला है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, लेकिन रेप केस लग जाता है, पैसों की रिकवरी का मामला है, पारिवारिक बंटवारे का मामला है, आपस में लेन देन का मामला है, लेकिन केस आ जाते हैं। ससुर पे लगा दो, ससुर भाग जाएगा, जेठ पे लगा दो, जेठ घर से चला जाएगा, प्रॉपर्टी के लिए इस तरह के झूठे केस लगाए जा रहे हैं। मिसयूज हो रहा है, कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए इस देश को जरूरत है कि पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना बने। कम से कम एक कोई हेल्पलाइन तो हो। इस देश में कुत्तों के लिए हेल्पलाइन है, बिल्ली के लिए हेल्पलाइन है, पॉल्यूशन है तो हेल्पलाइन है, कहीं कोई कूड़ा जला रहा तो उसके लिए हेल्पलाइन है, एमसीडी की हेल्पलाइन है, ट्रैफिक वायलेशन की हेल्पलाइन है, गंदा पानी आ रहा तो हेल्पलाइन है, जल बोर्ड की हेल्पलाइन है, फायर ब्रिगेड के लिए हेल्पलाइन है, स्कूल की हेल्पलाइन है, सब्जी खरीदने के लिए हेल्पलाइन है, हर चीज के लिए हेल्पलाइन है, लेकिन मरते हुए पुरुष को बचाने के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं। डॉक्टर साहब, ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, डॉक्टर अमित मित्तल हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। निश्चित रूप से आपने इस बिल के प्रारूप को पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, और इस बिल में जो मुझे सबसे बेहतर बात, हमने बहुत मदद की, जी नहीं, मुझे सबसे बेहतर इसमें पॉइंट लगा जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, सबसे बेहतर पॉइंट ये है कि अगर आपने झूठा मुकदमा कराया दहेज का तो आपको जेल भी है और फाइनेंस का भी है। अगर आपने रेप का झूठा मुकदमा कराया तो आपको जेल भी है और आर्थिक दंड भी है। इस तरह की ये जो डेटरेंट बनाया, डॉक्टर साहब इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत चीजें यही हैं, इसीलिए इनका दुरुपयोग हो रहा था।
शिकायतकर्ता को पता था झूठा केस लगा दो, जितने दिन जेल में रहेगा, नहीं तो समझौता करेगा, क्वैश कराएगा, बेल के समय पैसे देगा या एंटीसिपेटरी बेल के लिए पैसे देगा। ये जो एक चल रहा था मिथिक, अब इस मिथक तोड़ने का काम करेगा। सच सच दंडित होगा। मैं ये नहीं कह रहा सारे केस झूठे होते हैं, सच केस हो दंडित हो पुरुष, लेकिन अगर झूठे केस महिला करती तो महिला भी दंडित होनी चाहिए, महिला पे भी प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए, महिला भी जेल जानी चाहिए, महिला पर भी जुर्माना होना चाहिए। झूठ के खिलाफ है, क्योंकि झूठ हटना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, और यही इस बिल का मकसद है और यही इस बिल का पर्पस है कि झूठे केस। पहले याद है दहेज में एक लंबी फेहरिस्त दे दी जाती थी, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, अमेरिका में बैठा हुआ, लंदन में बैठा हुआ, सब मुलजिम बना दिए जाते थे। उसमें परिवर्तन आया, हम उस लड़ाई को जीते हैं। रेप केस में, दहेज केस में भी अब एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत उसको घर से नहीं भागना पड़ता है, प्रोसेस चलता है, प्रोसीडिंग चलती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है। पहले क्या होता है, पति जो बारात लेके गया है वो एकदम अपराधी हो जाता था। और दुर्भाग्य है, दुख है इस बात का कि जो सास अपने बहू की आरती उतारती, आरता ऐसे लेके आरती उतारती आते, पूरी रात सोती नहीं है, ढोल बजाती रहती, नाचती रहती है, मेरी सुबह बहू आने वाली है, विदा होके बहू आने वाली है, घर सजाती है, पकवान बनाती है, दिए लगाती है, फूल लगाती है, और जब बहू की आरती उतारती है वही बहू आने के बाद उसी अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने का काम करती है। वही बहू वही उसी सास को वृद्धाश्रम भेजते हैं। वही ससुर जो रास्ते में बारात में अच्छा बैंकेट हॉल, अच्छा बैंड, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, अच्छे प्री वेडिंग शूट कराना सब कराता रहता, रास्ते में नोटों की गड्डियां बांटता रहता है, पैसों को उड़ाता रहता है, मेरी बहू आ रही, मेरी बहू आ रही, मेरी बहू आ रही। लेकिन वही बहू आने के बाद उसी के बेटे से मिलकर, उसी के साथ मिलकर उसी बाप को वृद्धाश्रम भेजने का काम करते हैं और वहां छोड़ के आने का काम करते हैं। वृद्धाश्रम में बैठा हुआ वो व्यक्ति सोचता है, मैंने जीवन में क्या पाया, मैंने क्या जीवन में पाया, मैंने कैसे कैसे भूखे रह के, प्यासे रह के, अपने फटे पुराने कपड़े सिलवा के पहन के कैसे इस घर को बनाया, लेकिन आज मैं इन्हीं वृद्धाश्रम में आ गया हूं, अपने बेटों ने मुझे, अपनी बहू ने मुझे निकाल दिया है। तो ये सोचने का विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और ये एक का विषय नहीं है। कोई कहे विप्लव अवस्थी जी या डॉक्टर एपी सिंह या विप्लव अवस्थी जी देश के बड़े पत्रकार हैं, इनको कोई पारिवारिक समस्या बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। डॉक्टर एपी सिंह को कोई नो, हमारी लड़ाई, विप्लव अवस्थी अगर देश के इतने बड़े पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो देश को जागरूक करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग जिनकी मौतें हो रही उनको बचाने का हम काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब मैं आपको छोटा सा एक छोटा सा सिंपल उदाहरण ले रहा हूं। हालांकि आप और हमारे जो दर्शक लाखों हम आपको देखने और जानने वाले हैं, रोज ही ऐसे उदाहरणों से निकलते हैं। और उदाहरण ये है कि एक बुजुर्ग पिता मेरे पास रोते हुए आया, उसके 22 साल की उसने एक विधवा थी, उसकी लड़की से शादी तय करी, और ये बात है 5 साल पुरानी। लड़की शादी होके आई और पहली नाइट में उसने कह दिया कि साहब मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ, मैं तो माँ के दबाव में यहाँ आ गई क्योंकि मेरे तो पिता नहीं थे। कोई 3 महीने तक संबंध नहीं बने, लड़का भी अलग रहता रहा, लड़की भी अलग रहती रही। पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन था, वो लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब वो 22 साल का लड़का पिछले 5 साल से जेल में कैद है सर। उसका केवल गुनाह यह है कि उसने उस लड़की से शादी कर ली और वो लड़की कहीं और दूसरी जगह प्रेम में थी, वो नाम लिख के मर गई। आज 5वां साल है, वो व्यक्ति, लड़का जेल में बंद है। 5 साल उसने अपने जवानी के, 22 साल से 27 साल का हो गया। अगर ईश्वर ना करे, मतलब भगवान करे कि अगर वो छूट के आए और बरी हो जाए, ये 5 साल उसके जीवन के कौन लौटाएगा डॉक्टर साहब? ना उसके लौटा लेगा, ना उसके बूढ़े बाप के सहारे के लौटाएगा, ना उसकी बहन के रक्षाबंधन के, भैया दूज के लौटा लेगा, ना उसकी माँ के प्यार के लौटा लेगा। कोई नहीं वापस ला सकता है। और वो तिल तिल करके मर रहा है और देख रहे हैं लोग मरता हुआ। तो ये पुरुष है। अगर वो पहले दिन कोई हेल्पलाइन होती, जब शादी
के आई, जब उसने मना कर दिया, कहीं वो अगर कॉल कर सकता, कोई एक प्लेटफॉर्म होता, कोई एक हेल्प डेस्क होती, महिला के लिए महिला थाना भी है तो महिला हेल्प डेस्क भी है, तो महिला मंत्रालय भी है, तो महिला आयोग भी है, तो महिला आयोग के लिए गाड़ियां भी घूम रही हैं, तो महिला के लिए हेल्पलाइन भी है, तो महिला के लिए सब कुछ, बोर्ड भी लगे हुए। लेकिन पुरुष के लिए कहीं कोई साधन, कोई एक जगह, कोई एक नंबर तो देना चाहिए कि वहां की डिटेल तो लीजिए, कैसे कैसे फोन आ रहे हैं। CAW सेल में जा नहीं सकता, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जा नहीं सकता, महिला मंत्रालय में पुरुष जा नहीं सकता, महिला आयोग कोई सुनेगा नहीं, नेशनल वुमेन कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन कोई नहीं सुनेगा। फिर स्टेट कमीशन फॉर मेन होगा तो सुनेगा, तो स्टेट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेन होगा। नेशनल कमीशन ऑफ मैन बन जाने के बाद क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुकदमे कम हो जाएंगे, हैरेसमेंट कम हो जाएगा, या क्या बदलाव क्या आप देखते हैं भविष्य में? झूठे मुकदमे कम हो जाएंगे, घर बसने लगेंगे। घर में ये जो दबाव होता है मैं तेरे को जेल भिजवा दूंगी, सजा करा दूंगी, वो उन पे भी आएगा, बराबर की बात आ जाएगी। इसलिए झूठे मुकदमे जब कम होंगे तो घर बसेंगे, परिवार बसेंगे, फैमिली कोर्ट बढ़ेगी नहीं, फैमिली कोर्ट घटेगी, जेलें कम होंगी, पारिवारिक वातावरण अच्छा होगा, लोग शादी के नाम से डरेंगे नहीं, लोग विवाह के नाम से डरेंगे नहीं, लोग शादी में स्टेज पर बुलाए जाने के बाद भी फोटो नहीं खिंचाते हैं, कहते नहीं नहीं खाए और निकल लिए कन्यादान देके कि फोटो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लोगों में ये डर है, फिर से खुशहाली वापस आएगी, फिर से परिवारों में संपन्नता वापस आएगी, फिर से पारिवारिक सौहार्द अच्छा बनेगा, फिर से पारिवारिक एक अच्छा वातावरण बनेगा, जो हमारे समाज के लिए, एक दाम्पत्य सुख के लिए, एक दाम्पत्य जीवन में जो दरार आती चली जाए, आज का निर्माण होगा। धन दौलत ये सब रखा रह जाएगा, एक जीवन के जो मधुर क्षण हैं, जो अनमोल क्षण हैं, जो बहुत प्रिय क्षण है जीवन के, वही तो साथ जा पाते हैं, वो आनंद ही तो जा पाता है। अगर उसमें भी परेशानी है, उसमें भी दुख है, तो विप्लव अवस्थी जी आपने पूरी दुनिया देखी है, बहुत आपको अनुभव है पत्रकारिता का, फिर उस जीवन का क्या फायदा? धन दौलत तो सब यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तभी छोड़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट सर कहा। 42, एक लास्ट मैं आपसे दोबारा लूंगा, 42% जो रिपोर्ट कह रही है वो 42% का दावा कर रही है कि जो मैट्रिमोनियल केसेस में है 42% ऐसे आदमी हैं जो कर्जा लेके एलमनी और मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो जब वो कर्जा ले रहा है और बाय द वे वो कर्जा नहीं चुका पाएगा तो निश्चित रूप से आत्महत्या ही करेगा। और इसीलिए जो एनसीआरबी की 23-24 की रिपोर्ट है वो कह रही है 33% आत्महत्या करने वाले 33% ऐसे लोग हैं जो फैमिली प्रॉब्लम से आत्महत्याएं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, साधारण आंकड़ा नहीं है ये। आदमी कर्जा लेके, मैं आप इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, एक व्यक्ति को कोर्ट ने कह दिया 1 घंटे में पैसे, 2 घंटे में पैसे लेके आ, नहीं तो तेरे को जेल भेजूंगा। वो व्यक्ति अपना ब्लड खून बेच कर आया, पैसे लेकर आया, यहां पर उसके लगा था और उसको लेकर आया, शर्ट डाल दी और कहा ये ले लीजिए पैसे। मैंने कहा कहां से ले आया? कि साहब पूछो मत, अब जेल जाऊंगा तो मेरे उन बच्चों का क्या होगा जिनको ये छोड़ गई, जिन बच्चों को पिता रख रहा है उनका क्या होगा? तो जेल जाने से बचता, इसलिए कहीं मैं जेल रह लूं, लेकिन इन बच्चों का क्या दोस्त था? दोस्त तो मेरा कह लो, मेरी पत्नी का कह लो। सारे पुरुष बेचारी नहीं है और सारी महिलाएं बेचारी नहीं है। ये जो बेचारी का कंसेप्ट चल रहा है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और सारे केस झूठे नहीं होते महिलाओं के, ऐसा नहीं मैं कह रहा, सच्चे भी होते हैं, कुछ सच केस भी हैं, कुछ पुरुष भी परेशान करते हैं महिलाओं को जानबूझकर, लेकिन उन केसों का क्या जिसमें दोनों MBA हैं, जिनमें दोनों अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उसने छोड़ दी नौकरी, नहीं करूंगी क्योंकि मैं महिला हूं, मैं तो इससे लूंगी। अब पुरुष तो नौकरी नहीं छोड़ सकता, पुरुष क्या करे? वो कमाता है, फिर कर्जा भी लेता है, फिर ऑफिस को भी अपने मेंटेन करता है और देता है, बड़े बड़े अच्छे पदों पर बैठे हुए। डॉक्टर साहब, ये चौंकाने वाली बात ये है कि जब इसी में सर्वे में किया गया तो बताया गया कि 100 रुपए में से 38 रुपए तो उसको निकालने पड़ रहे हैं एलमनी और मेंटेनेंस में। अब 100 में से जो 38 निकालने के बाद जो बचा उसमें वो जीवन भी जी रहा है,
छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी करा रहा है, माता पिता की सेवा भी कर रहा है, मकान भी ले रहा है जी, माँ बाप को भी कर रहा है, दादा दादी किसी के उनको भी कर रहा है, अपने पारिवारिक सामाजिक रिश्तों को भी चला रहा है, अपने जीवन को भी चला रहा है, दौड़ भी रहा है, बाहर भी दिख रहा है, जिंदा दिख रहा है। वो जिंदा दिख रहा है, जिंदा है नहीं। माननीय अदालतों का रवैया इस मामले में कई बार बहुत खराब होता है। दो नहीं तो अभी जेल भेजूंगी, दो अभी नहीं तो जेल भेजूंगी। तो उसकी स्थिति, मनोदशा देखिए। जो पैसे दे रहा है केवल 2 महीने के रह गए परिस्थितियों, बस उसका फ्रैक्चर हो गया, उसका टांग टूट गई, लाया है डॉक्यूमेंट, दिखा रहा है मेरी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, उससे क्या होता है? मैं क्या करूं इसका? नहीं से जेल भेजो, नहीं से जेल भेजो। करेक्ट। कानून पर भरोसा उठता है। इसलिए माननीय अदालतों को फैमिली कोर्ट सेटअप इसलिए बनाया गया था कि उनका व्यवहार अच्छा हो, उनका नजरिया अच्छा हो, उनका दृष्टिकोण अच्छा हो, उनकी सोच अच्छी हो, फैमिली वातावरण में करें। फैमिली कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बना दिया गया, उसकी सुविधाएं अलग कर दी गई, एक अच्छे वातावरण की बात की गई, क्योंकि उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, परिवार आते हैं, बेटियां आती हैं, बहुएं आती हैं, बेटे पहुंचते हैं, सास ससुर पहुंचते हैं। वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। वो जेल के नाम से डर जाते हैं। हार्डकोर क्रिमिनल को वो कहता जेल क्या, आप 2 बार नहीं 10 बार भेजिए, चल रहा हूं मैं, मेरा तो जेल घर है। ऐसे भी लोग हैं हमारे, ऐसे भी है। वो कहते जेल में ज्यादा अच्छा हूं, जेल में ज्यादा सुरक्षित होते हैं, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जेल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे क्लाइंट भी है। लेकिन हर एक के लिए जेल नहीं है, हर एक के लिए जेल का वातावरण नहीं है। एक पुरुष जो शादी करके आया, अपनी पत्नी की वजह से जेल जाए, गर्लफ्रेंड की वजह से जेल जाए, अपने लिव इन रिलेशन की वजह से जेल जाए, तब मर्यादाएं खत्म होती हैं। उन मर्यादाओं को बचाना है और हमें ऐसा पुरुष मेंस कमीशन बनाना है। और संसद से हमें पक्ष से विपक्ष से सबसे अनुरोध करना है, ये किसी जाति का मामला नहीं है, ये किसी धर्म, पार्टियां राजनीतिक दल धर्म की बात करती हैं, जाति की बात करती हैं, क्षेत्र की बात कर, मानव जाति का है। और पुरुष के साथ ही महिला जुड़ी होती है, तो इसे पुरुष कमीशन ना देख के परिवार बचाने के लिए परिवार कमीशन की तरह देखा जाए कि एक परिवार बचे और जीवन बचे लोगों का। उसमें राजा भी हैं, रंक भी हैं, चपरासी भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, उच्च अधिकारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, वकील भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, पत्रकार भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, सेना के भी हैं, पुलिस के भी हैं। करेक्ट करेक्ट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, निश्चित रूप से जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग की गई थी और 1992 में जहां महिला आयोग बनाया गया, 2025 में इसकी पहल हुई है। हम लोग कामना ही कर सकते हैं कि संसद पे इस पे दोनों पक्ष विपक्ष दोनों बैठे, विचार करें, अपने अपने वो करें कि इसमें और क्या क्या बेटर हो सकता है। जेंडर न्यूट्रल कानून तो होना ही चाहिए, और क्या भी बेटर हो सकता है, तब जाके ये जो पुरुषों की लगातार जो आत्महत्याएं और ये केसेस हो रहे हैं और ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कर्जे के तले दबा जा रहा है आदमी, उससे कम उबार सकते हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।